नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? आज हर एक कंट्री ग्रोथ करना क्यों चाहती है? क्या आम आदमी को या उस कंट्री में रहने वाले लोगों को उस कंट्री के ग्रोथ की चिंता होनी चाहिए? क्या जीडीपी के ग्रोथ करने से हमें आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुंचता है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और साथ में दोस्तों इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे कि इंडिया आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम जीडीपी के मीनिंग को जानेंगे, फिर उसके कैलकुलेशन के मेथड को जानेंगे और इसकी कितनी रेलेवेंस है हमारे लाइफ में या हमारे लिए, हमारे लाइवलीहुड्स के लिए, उसको जानेंगे और चौथे नंबर पे इसकी लिमिटेशन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ का मीनिंग आप सीधा ये समझिए जैसे कि आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा हो। एग्जाम्पल से समझो, ईयर 1 में मान के चलो एक कंट्री में 100 केजी एप्पल होते हैं और उसको $2 पर केजी के हिसाब से बेचते हैं, तो वहाँ पर कितने वैल्यू के प्रोडक्शन को बेचा गया? 200। और ईयर 2 में उससे अगली साल प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 104 किलो और वहाँ पे प्राइस मिला उनको 2.05 पर केजी के हिसाब से और उनकी प्रोडक्शन की वैल्यू होगी $213 बढ़ के। तो हम कहेंगे यहाँ पे देखो प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रोडक्शन बढ़ा तो हम कहेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। या फिर आप टोटल वैल्यू में देखोगे तो 200 से बढ़ के $213 की वहाँ पर क्या हुई है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेशन की जीडीपी ग्रोथ करी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब है दोस्तों कि किसी एक कंट्री के अंदर हो रही है, ये ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोगों का वैल्यू एडिशन का जोड़ है ये दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात कि मॉनेटरी वैल्यू का जोड़ है ये। किसकी मॉनेटरी वैल्यू का? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स दोस्तों वे गुड्स होती हैं जो कि सीधा कंज्यूम की जाती है। तो जैसे कि गेहूं है, अगर गेहूं को डायरेक्टली कंज्यूम किया जाए तो वो फिनिश गुड कहलाई जाएगी। और अगर गेहूं से आटे से डबल रोटी बना के खाई जाए तो दोस्तों गेहूं इंटरमीडिएट गुड कहलाई जाएगी, फिनिश गुड डबल रोटी कहलाई जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे डबल रोटी का जो वैल्यू है वो जीडीपी में ऐड होगी, ना कि गेहूं की। ओके, तो इस तरह से और जीडीपी को बेसिकली एक ईयर के बेस पे मापते हैं। एक कंट्री में वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मॉनेटरी वैल्यू का जोड़ ही जीडीपी कहलाता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जीडीपी की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों एक हमारे रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। ये इकोनॉमिक स्नैपशॉट होता है किसी भी कंट्री का कि कोई भी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसी है, और इससे आप इकोनॉमी के साइज़ का भी पता लगा सकते हो कि वहाँ पर इकोनॉमी किस साइज़ की है। दूसरी बात दोस्तों इसके कैलकुलेशन की करते हैं। जीडीपी को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड हैं, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम मेथड। दोस्तों किसी भी मेथड से आप जीडीपी को कैलकुलेट कर लेना, वहाँ पर आइडेंटिकल ही आएगी, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो चाहे आप इनकम मेथड से। इनकम मेथड से कैसे? चाहे तो आप वहाँ पे रहने वाले लोगों की इनकम को जोड़ लो कि कितना इनकम कमाया है किस किस ने, या फिर ये देख लो कि उन्होंने पूरे एक साल में कितना एक्सपेंडिचर किया है, उस एक्सपेंडिचर को जोड़ कर लो, तो इनकम के इक्वल ही आपका एक्सपेंडिचर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल होता है। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से इसकी इक्वेशन बनाऊं तो दोस्तों जीडीपी इज इक्वल टू, इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सपेंडिचर किस लिए करते हैं? हम डिमांड करने के लिए ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम। अब इनको एक एक को देखते। जब मैं लोगों की बात करता हूँ तो वहाँ पे लोगों की कुछ कैटेगरियाँ हैं, जैसे C+I+
जी। पहले इनको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो होते हैं किसी भी इकोनॉमी में हाउस होल्ड, आप और मैं जो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंजम्पशन के लिए। ओके। दूसरे नंबर पे होते हैं दोस्तों इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर का काम क्या होता है? हाउस होल्ड के कंजम्पशन को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियां लगाना। इन्वेस्टर का भी एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे जोड़ देंगे। तो तीसरे टाइप के लोग जो होते हैं, या हम इनको इकोनॉमिक एजेंट कहें, वो होते हैं दोस्तों गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल अथॉरिटी। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो तीन टाइप की इकोनॉमिक एजेंट आपके इकोनॉमी में प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों के एक्सपेंडिचर का जोड़ आपका हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो अब वन बाय वन देखते हैं। जैसे कंज्यूमर है, उसने तो अपनी कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर किया एक साल में, उसको जोड़ लो। जो एक साल में कंजम्पशन करने के लिए गुड्स बनानी पड़ी, उसके लिए लेबर वगैरह रेंट करी, इन्वेस्टर का जोड़ कर लो। तीसरी बात, गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एजेंट होती है। वो इस तरह से, वो हम हाउस होल्ड से, इन्वेस्टर से टैक्स के रूप में पैसा लेके वहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स में और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल के हमारे लिए स्कूल, कॉलेजेस, बस, रोडवेज, रेलवे आदि को कंस्ट्रक्ट करती है, सोशल ओवरहेड कैपिटल को बनाती है। चौथा, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट को जोड़ रहा हूँ मैं, प्लस एक्स माइनस एम, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे होते हैं आपके एक्सपोर्ट, क्या होते हैं ये? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कि आपका जो प्रोडक्ट है आपकी कंट्री में बना हुआ, वो बाहर कितना भेजा जा रहा है, और बाहर की कंट्री में बना हुआ प्रोडक्ट आप कितना मंगवा रहे हो। कहने का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। तो इस तरह से पूरी इक्वेशन बन जाती है दोस्तों। और इस पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जोड़ को, इन सभी इकोनॉमिक एजेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी के जोड़ को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अगर मैं आपके करंट सिचुएशन की बात बताऊं, तो इंडिया में रहने वाले लोगों के प्रोडक्ट के, गुड्स और सर्विस के मॉनेटरी वैल्यू का जोड़ 195 लाख करोड़ रुपए है। इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे आप। किस ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अगर यूएस डॉलर में इसको कन्वर्ट करो तो ये बनता है $2.7 ट्रिलियन। ओके दोस्तों, तो इस तरह से कहने का मतलब जो ये नंबर आया है, ये नंबर वो है कि इंडिया में रहने वाले लोगों के द्वारा जो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, जो यहाँ पे सर्विस हुई है, उनकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू का जोड़ है ये। ओके, आगे चलिएगा। इंडिया की करंट सिचुएशन की बात करूँ तो ये करंट की न्यूज़ है आपकी। IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 12.5% रहने वाली है 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर की। अब ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट कैसे है भाई? आपका 12.5%। इसमें भी एक लॉजिक है। आप देखोगे कि 2019-20 में, और फिर 2020-21 में, और अब ये है 2021-22। 2021-22 की ग्रोथ प्रोजेक्शन पहले ही बता दी गई है कि इसके करीब रहने वाली है, जिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर में आज हम बैठे हैं। इससे पहले आपकी ग्रोथ रेट रही है -10%, 9.6 कुछ भी रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले साल माइनस में रही है, और उससे पहले थी आपकी ग्रोथ 4.2% से 2019-20 में इंडिया की। तो दोस्तों यहाँ से एकदम 10% माइनस में भी हो गई, और अब आने वाली साल में ये कैसे 12% से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये इसमें अचानक इतना उछाल कैसे आया? ये इस तरह से आया। इसमें सिंपल लॉजिक दोस्तों एवरेज का है
कि आपकी बेस ईयर पे निकालते हैं हम ग्रोथ रेट, जैसे कि 2020 से पे निकालेंगे 2021 की। तो जब देखो दोस्तों, जब 2020 में ऑलरेडी बेस अपना छोटा हो चुका है, तो 21 में तो बेस छोटा होगा तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नोमिनेटर बड़ा होगा, तो सीधी बात है एकदम से उछाल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों जीडीपी की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जीडीपी के ग्रोथ मेथड की। अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं। आपने स्ट्रीट वेंडर देखे होंगे, रेहड़ी वाले देखे होंगे, या ऐसे दुकानदार देखे होंगे जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता। ये बेसिकली हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होते हैं, जहाँ पर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्नमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाती, या गवर्नमेंट के डाटा में वो चीज़ नहीं जा पाती। तो गवर्नमेंट कैसे बताएगी कि वहाँ पर इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है और उनका वैल्यू इतनी है। तो इस करके ये इनफॉर्मल सेक्टर को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। सेकंड सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है, ओवर एम्फेसिस ऑफ मटेरियल गुड्स रैदर देन वेलबींग। ये हम सिर्फ काम करके पैसा कमाने से ही आपका वेलफेयर नहीं बढ़ जाता किसी भी कंट्री में। वहाँ के लोगों की कम्युनिटी डेवलप करना सबसे ज़्यादा वेलफेयर का काम होता है। वहाँ के लोग किस तरह से जीते हैं, वहाँ पर कोलेक्टिव सोच है कि नहीं है, या इंडिविजुअली लोग एक दूसरे में अपने स्वार्थ के लिए बटे हुए हैं। आप कितने गुड्स एंड सर्विस बने हैं उनकी वैल्यू का तो जोड़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कल्चर की बात करो और वहाँ पर आपके यूटिलिटी की बात करो, वहाँ पर आपके वेलबींग की बात करो, आपके वेलफेयर की बात करो कि लोगों को इकट्ठा रहकर बिना वॉलंटियर काम करके, सोशल वर्क करके भी यूटिलिटी मिलती है, वहाँ का जीवन शैली बदलती है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड बदलता है, एजुकेशन बढ़ती है। ये था एनालिसिस इस वीडियो का। इसमें मैंने बहुत ही कॉमन टर्म्स ली हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप डू कमेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।